चलो हेलो बच्चा पार्टी। आज हम लोग देखने वाले हैं विद्युत धारा का अगला नेक्स्ट टॉपिक, व्हीटस्टोन सेतु, है ना। यानी कि व्हीटस्टोन सेतु का बनावट। अगर क्वेश्चन की बात करी जाए तो क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु के बनावट क्रिया का क्या करना है, वर्णन करना है। तो इसके वर्णन को बाद में देखते हैं, पहले हम थ्योरी देखते हैं। क्या देखते हैं? थ्योरी देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जितनी तारीफ करी जाए उतनी ही कम है। अगर मैं इस चीज की बात करूं तो ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम एक अज्ञात प्रतिरोध के मान को क्या करते हैं, ज्ञात कर पाते हैं। यानी कि इस ब्रिज में यानी कि सेतु में 3 प्रतिरोध ज्ञात होते हैं और चौथा प्रतिरोध अज्ञात होता है। यानी कि टोटल 4 प्रतिरोध लगाते हैं। वैसे तो लगाते 5 प्रतिरोध है, लेकिन हमारे काम का जो प्रतिरोध होता है वो कितने होते हैं, 4। 4 में से 3 प्रतिरोध ज्ञात होते हैं और 1 प्रतिरोध का मान अज्ञात होता है। और हमें अज्ञात प्रतिरोध के मान को ही क्या करना होता है, निकालना होता है। क्या करना होता है, निकालना होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहला नंबर बात कि व्हीटस्टोन सेतु को बनाने के लिए, व्हीटस्टोन सेतु को बनाने के लिए हम 4 प्रतिरोध को चित्रानुसार क्या करेंगे, सजाएंगे। तो अगर मैं इस प्रतिरोधों को सजाऊं तो एक प्रतिरोध हम यहां लगाएंगे, एक प्रतिरोध यहां लगा देंगे, और एक प्रतिरोध यहां लगा देंगे, और एक प्रतिरोध यहां पे लगा देंगे। और इस प्रतिरोध का नाम बोलेंगे P, इसको Q, इसको R और इसको S कहेंगे। ठीक है। अब यहां से हम एक वायर की मदद से इसका कनेक्शन यहां पे करेंगे और इधर से भी एक वायर की मदद से इसका कनेक्शन नीचे की ओर करेंगे। और इस तार में एक स्विच लगाते हुए इसे ई विद्युत वाहक बल वाले बैटरी से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस प्रकार से ई विद्युत वाहक बल वाले बैटरी से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसका विद्युत वाहक बल क्या है, ई है। कोई दिक्कत है? एक काम करते हैं, नीचे लिखते हैं इसका विद्युत वाहक बल कितना है, ई है। अब चलिए इसका कुछ नामकरण करते हैं कि यहाँ पे किस बिंदु पे कौन सा है। तो हम अगर बोल दे कि इसको ए, इसको क्या बी, इसको क्या सी और इसको क्या बोल दे, डी। कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं कि ऐसी जो व्यवस्था अगर आपको दिखाई दे तो आप ऐसी व्यवस्था को बोल सकते हो व्हीटस्टोन सेतु। क्या बोल सकते हो, व्हीटस्टोन सेतु। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने 4 प्रतिरोध लिया, P, Q, R तथा क्या, S। अब एक काम करना है हमें कि बिंदु B और D के बीच एक अतिरिक्त तार की मदद से एक और प्रतिरोध को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। जब हम बिंदु B तथा D के मध्य एक और प्रतिरोध और साथ में एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, गैल्वेनोमीटर का। और इस प्रतिरोध का जो नाम रखेंगे वो अल्फा रखेंगे। क्या रखेंगे, अल्फा रखेंगे। ध्यान देना है यहां पर अपना इसका स्विच है, अभी हमने परिपथ को चालू नहीं किया। जब परिपथ को चालू करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसी चीज दिखेगी, ऐसी व्यवस्था दिखेगी जिससे मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मजा आने वाला है। तो ध्यान देना है जरा सा कि आप पहले इसको समझ लो कि ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर धारा के विक्षेप को मापने के लिए होता है। यानी कि जिस तार में धारा बह रही है या नहीं बह रही है उसके मान को हम यहां से देख सकते हैं। गैल्वेनोमीटर ना इस प्रकार का होता है जिसका विक्षेप यहाँ 0 से 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे करके होते हैं। और यहाँ पर एक कांटा होता है इसका। जैसे ही धारा जाता है तो ये जो कांटा है ना इस तरह से विक्षेप करता है। क्या करता है, इस तरह से विक्षेप करता है। अगर विक्षेप करेगा तो हम समझेंगे कि इस वाले तार में धारा का प्रवाह हो रहा है। अगर विक्षेप नहीं करेगा, विक्षेप 0 पर दिखा तो धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो हम इसी प्रकार का एक उपकरण वहां पे लगाए हैं जिसको हम गैल्वेनोमीटर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, गैल्वेनोमीटर। तो ध्यान देना है जरा सा। अगर हम इस टॉपिक को आगे लेकर बढ़े तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। किसको, स्विच को। तो जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, ध्यान देना, तो इस विद्युत वाहक बल, ई विद्युत वाहक बल वाले बैटरी से धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। और यहां तक कितनी धारा आएगी, आई, बिल्कुल आराम से सुनना और समझने का प्रयास करना। यहां तक जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो कितनी है, आई। अब यहां पर इस आई को 2 रास्ते दिखेंगे। कितने रास्ते, 2 रास्ते दिखेंगे। तो इधर क्या करेगा, ये आई बट जाएगा और इधर चला आएगा I1 और इधर चला आएगा I2। बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है?
यानी कि धारा बट गई। पहले धारा आई थी और आई के बाद उसे दो रास्ते दिखे, इसलिए दोनों रास्ता में धारा बट गई, एक तरफ I1 और एक तरफ I2 चली गई। बोलो यहां तक क्लियर है ना सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये धारा अगर बट गई तो क्या धारा रुकी रहेगी? बिल्कुल नहीं। तो एक काम करते हैं, पहले एक तरफ से धारा का मान देख लेते हैं, कोई दिक्कत? तो हम इस धारा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये धारा किस वाले प्रतिरोध को पार करेगी? P को। अब P को पार करने के साथ ये धारा पहुंच जाएगी यहां पर, तो यहां पे क्या होगा? I1। और जैसे ही यहां पहुंचेगा तो फिर एक टर्मिनल B पर पहुंचेगा। कहां पे? B पर। और B के पास फिर दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं। यानी कि अगर दो रास्ते हैं तो ये धारा बट कर फिर बटेगा और यहां पे हो जाएगा I3। क्या हो जाएगा? I3। और इधर भी तो कुछ जाएगा, इसको क्या बोल सकते हैं? I4 बोलोगे? I4 बोलोगे? ऑफ कोर्स बोल भी सकते हैं, लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा मेथड किताबी हो गया। कैसा हो गया? किताबी। हम I4 के जगह पे, हम साइंस का स्टूडेंट है इसलिए साइंस वाला दिमाग लगाएंगे। कैसा वाला? साइंस वाला दिमाग लगाएंगे। जैसे सपोज करो कि ये जो I1 है, ये जो क्या है? I1 है। I1 का जो मान है, मान लो कि 10 एम्पियर है। कितना एम्पियर? 10 एम्पियर। और जब इधर I3 गया तो I3 जो है ना, मान लो कि 7 एम्पियर का था। कितना एम्पियर का? 7 एम्पियर का। तो बताओ कि यहां पर 10 एम्पियर था, इधर 7 एम्पियर चल गया, तो इधर कितना गया होगा? यानी कि तुम ऐसा किया होगा, I1 माइनस क्या? I3, यानी कि 10 एम्पियर माइनस कितना? 7 एम्पियर, यानी कितना एम्पियर उधर गया? तो जो बचेगा वही ना जाएगा। तो हम अगर इसको थ्योरेटिकल पार्ट में लिखने का प्रयास करें तो हम क्या लिख सकते हैं? I1 माइनस I3 लिख सकते हैं क्या? चलो तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस टर्म को I माइनस I3 के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसको फिलहाल क्या करते हैं, हटाते हैं और यहां पे क्या लिखेंगे? इसके जगह पे क्या लिखेंगे? यहां पे जो धारा होगी वो I1 माइनस क्या होगी? I3। अब देखो ये I1 माइनस I3 धारा पार करेगी किस प्रतिरोध को? R वाले प्रतिरोध को। और बिंदु कहां पर जब पहुंच जाएगी? C पर। तो बस आपको आप इस धारा को आप यहीं तक रहने दो फिलहाल। अब इस वाले धारा को आगे बढ़ाइए और इस वाले धारा को आगे बढ़ाइए। जब इस वाले दोनों धारा को हम आगे बढ़ाएंगे तो I3 पार करेगा किस वाले प्रतिरोध को? अल्फा प्रतिरोध को। और I3 पहुंच जाएगा कहां पे? यहां पे। अब देखो यहां से जो धारा I2 है ये भी आगे पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? I2। अब बताओ I2 और I3 का इस वाले संधि पर समधि मिलन होगा? नहीं होगा, यानी कि दोनों मिल जाएगा। और जब दोनों मिलेगा तो आगे बढ़ेगा और यहां पर जो धारा मिलेगी क्या हो जाएगी? I2 प्लस I3। समझ में आ रहा है? अब ये I2 प्लस I3 धारा आगे बढ़ेगी। जैसे ही आगे बढ़ेगी तो यहां पर हो जाएगी I2 प्लस कितना? I3। सुनना ध्यान से। अब ये भी धारा किस वाले बिंदु पर पहुंच गई? C वाले बिंदु पे। और जब C वाले बिंदु पे पहुंच जाएगी तो ये धारा आगे निकलेगी। ये धारा आगे की ओर निकलेगी या नहीं निकलेगी? जब ये धारा आगे की ओर निकलेगी तो यहाँ पे कुल धारा का मान कितना होगा? फिर जुड़ जाएगा धारा। जब इन दोनों धारा को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? देखो तो I1 माइनस I3 अब प्लस क्या हो जाएगा? I2 प्लस I3। I3 क्या बचा? I1 प्लस I2। I1 प्लस I2। और I1 प्लस I2 किसके बराबर है? नहीं है, देख सकते हो। यही I ना दो भागों में टूटा, I1 और I2 में। इन दोनों को वापस जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? I। तो भाई I1 और I2 को वापस जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? I। यानी कि हमने यहां से यह देखा कि जितनी मात्रा में हमने धारा को डाला उतनी ही मात्रा में धारा के मान को हमने क्या किया? इतनी ही मात्रा में धारा के मान को हमने क्या किया? निकाला। और ये धारा आगे बढ़ेगी और ये आगे बढ़ने के साथ साथ बैटरी के किस में चली जाएगी? माइनस वाले टर्मिनल में समाहित हो जाएगी। अब सुनना ध्यान से, जब हम ऐसी प्रक्रिया करते हैं ना, जब हम ऐसी प्रक्रिया करते हैं तो धारा का मान, सुनना ध्यान से, हमने अभी तुरंत देखा कि धारा का मान इधर से और इधर दोनों तरफ से गया और जब गया तो फिर मिलकर कितना हो गया? I। यानी कि जितनी धारा ऊपर से गई उतनी ही धारा नीचे से भी गई। अगर धारा का मान ऊपर से भी बराबर और नीचे से भी बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं यहां पे कि बिंदु P B का और बिंदु D का विभव कैसा है?
बिंदु बी का और बिंदु डी का विभव कैसा है? समान है। यानी कि जब विभव समान होगा तो धारा बह सकती है क्या? इन दोनों तार के मध्य कभी धारा बह सकती है? नहीं बह सकती। क्यों? क्योंकि विभव का मान कैसा है? समान है। धारा बहने के लिए विभवांतर होना चाहिए। अगर मैं विभवांतर निकालूं भी बी का, है ना, भी बी का विभवांतर बराबर है किसके? भी डी के विभवांतर के। नहीं है। अगर मान लो कि बी का जो विभव है वो 10 वोल्ट है। कितना वोल्ट? 10 वोल्ट। तो भी डी का भी कितना होगा? 10 वोल्ट। अगर हम यहां से 10 वोल्ट बराबर लिख दे 10 वोल्ट, अब विभवांतर हम निकाले तो 10 वोल्ट को आप इधर कर दो, -10 वोल्ट, कितना आ जाएगा? 0। अब बताओ किसी तार के मध्य विभवांतर का मान अगर 0 हो तो क्या उस तार में धारा प्रवाहित होगी? नहीं होगी। यानी कि इस तार में धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी ये तार लगाने से कोई फायदा नहीं है। अर्थात यहां से जो I3 का मान गुजरेगा वो I3 का मान क्या हो जाएगा? 0। I3 का मान क्या होगा? 0। यानी कि इस वाले तार से, ध्यान दो, इस वाले तार से जो I3 गुजरा है वो I3 का मान क्या हो गया? 0। I3 का मान 0 हो गया। तो इस वाले तार का कोई मतलब ही नहीं है। इस बात को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। लिखेंगे जब, सुनना ध्यान से, जब परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की गई, धारा प्रवाहित की गई तो बिंदु बी तथा डी का विभव समान हो गया। बिंदु बी तथा डी का विभव क्या हो गया? समान हो गया। जिस कारण बिंदु बी तथा डी के मध्य लगे तार में ध्यान देना जरा, बिंदु बी तथा डी के मध्य लगे तार में धारा का प्रवाह नहीं हुआ। धारा का प्रवाह नहीं हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं यहां पे, अर्थात करके हम कह सकते हैं कि अर्थात जो इसमें धारा बह रही है इस वाले तार में, कितनी? I3 ना। I3 का मान क्या हो जाएगा? 0। I3 का मान क्या हो जाएगा? 0। अगर I3 का मान 0 है तो अगर हम देखें इस वाले परिपथ में तो हमें कितने लूप दिखेंगे? कितना लूप दिखेगा? 2 लूप। कितना लूप? 2 लूप दिखेगा। अगर मैं पहले वाली बात करूं तो इसमें एक लूप दिखेगा, लूप नंबर 1, और एक इसमें लूप दिखेगा, लूप नंबर क्या? 2। यानी लूप किसको बोल रहे हैं? एक बंद परिपथ को। तो एक बंद परिपथ यहां से A B D A, दूसरा क्या है? B C D B। 2 बंद लूप है ना? कितने बंद लूप है? कर लो मस्ती। क्लास लेने वक्त हम अगर नहीं कुछ बोलते हैं मस्ती है करो, कोई दिक्कत ना है। नहीं कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सुतो। एग्जाम में जब आएगा ना तो पता चल जाएगा आराम से कि उस समय सुत रहे थे और अभी मस्ती कर रहे हैं। ध्यान दो, हमने क्या कहा? यहाँ पे 2 लूप हैं। एक लूप इसके अंदर A B D A और दूसरा लूप है B C D B। अगर हम यहाँ से लूप पर काम करें, किस पे काम करें? लूप पर, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, ध्यान देना जरा सा, लिखेंगे लूप, यहां से शुरुआत करते A B D A से, लूप A B D A से KVL नियम से में एक काम करते हैं, में कौन सा नियम लगाएंगे? KVL नियम से। कौन सा नियम से? KVL नियम से। चलो KVL नियम बोलेगा कोई? KVL नियम बोलोगे? बोलो, तुम बोलेगा KVL नियम, तुम ही खड़ा जाओ। हाँ,
केवीएल नियम बताओ। जल्दी। देख के बोलोगे। देखो केवीएल नियम में क्या कहा गया। केवीएल नियम अगर हम लगाएंगे तो अगर हम धारा के अनुदिश चलते हैं, किसके अनुदिश, धारा के अनुदिश चलेंगे, तो यहां पर जो लगा प्रतिरोध है, यहाँ पे जो लगा प्रतिरोध है, इनके सिरों पर जो विभवांतर लेंगे वो कैसा लेंगे, प्लस में। कल हम चिन्ह परिपाटी पढ़ाए थे कि अगर हम धारा के विरुद्ध चलेंगे या विरुद्ध चलेंगे तो नेगेटिव लेंगे, और धारा के अनुरूप चलेंगे तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो हम अगर यहाँ से स्टार्ट करें ए बी डी ए से, तो हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे, ए से हम बी की ओर चलेंगे, तो जब ए से बी की ओर चलेंगे तो धारा भी उधर ही चल रही है, तो धारा किस वाले प्रतिरोध को पार कर रही है, पी से। अगर मैं यहाँ पे इनके सिरों पर विभवांतर लिखूं तो मैं विभवांतर क्या लिख सकता हूं, I1 इंटू कितना, पी। अब चूंकि धारा के दिशा में इसलिए ये क्या आएगा, प्लस, ये क्या आएगा, प्लस। अब हम पहुंच जाएंगे कहां पे, बी पर। अब बी से हमें कहां आना है, डी पर। इसमें चलेंगे तो इसमें कौन सी धारा है, I3, और हम चल कहां रहे, धारा के दिशा में या विरुद्ध में, दिशा में, तो प्लस होगा या माइनस, प्लस, यानी हो जाएगा I3। और ये I3 किस वाले प्रतिरोध को पार करेगी, अल्फा को, तो I3 इंटू क्या होगा, अल्फा। अब हम पहुंच जाएंगे कहां पे, डी वाले बिंदु पे। कहां पहुंचेंगे, डी वाले पे। अब क्या करेंगे, धारा उधर से कौन आ रही है, I2, इधर से धारा कौन आ रही है, I2, और हम इधर से जा रहे हैं तो हम क्या लेंगे, माइनस में। और धारा आने वाली कौन सी है, I2, किस वाले प्रतिरोध को पार कर रही है, Q को। तो यहाँ पे Q हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। अगर हम यहां से जहां करके लिखे, क्या करके जी, अरे विद्युत वाहक बल भी तो एक वोल्टेज ही है ना। अगर सारा वोल्टेज को हम इधर ले आए तो इधर का मान क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। तो हम यहाँ पे विभव को लिख रहे हैं, विभव का भी मान 0 कर सकते हैं, यानी कि पहला नियम में भी धारा का बीजगणितीय जोड़ 0 कर सकते हैं, और विभव का भी बीजगणितीय जोड़ क्या कर सकते हैं, 0। अगर आप डेफिनेशन बोलना है तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत। तो केवीएल लॉ का भी आप डेफिनेशन बना सकते हो कि विभवों का बीजगणितीय जोड़ 0 के क्या होता है, बराबर होता है। आगे बढ़े। अब चलो जहां करके हमें लिखना है यहाँ पे कि I3 का मान किसके बराबर है, इस चीज को हमने ऊपर देखा है, I3 का मान किसके बराबर है, 0 के। अब चलो जहां जहां I3 है वहां पे आप करो 0 गुना कितना, अल्फा, माइनस I2 इंटू कितना, Q, बराबर 0। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना। आगे जब बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे पाएंगे I1P, I वाला माइनस में है ना, और ये तो 0 हो जाएगा, माइनस वाले को आप उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, I2 इंटू Q। हमें निकालना यहाँ पे I2 बटा I1, क्या निकालना है, I2 बटा I1। जब I2 बटा I1 निकालोगे तो आप क्या लिखो, I2 को यहीं रहने दो, I1 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, I2 बटा I1, P इधर बचा और Q को आप इधर ले आओ, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण क्या, 1। ध्यान दोगे तब दिमाग में जाएगी, ध्यान नहीं दोगे तो दिमाग में कभी नहीं जाएगी। बात समझ में आया। हमने ही पहला पास पे काम किया, यानी लूप पे, पहला लूप पे क्या किया, काम। तो अब अगर हम दूसरे लूप पे काम करें, किस पे, दूसरे लूप पे काम करें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लूप किस में, लूप यहां से शुरुआत करो, बी सी डी, बी में, लूप बी सी डी, बी में केवीएल नियम से, कौन से नियम से, केवीएल नियम से। अगर आप यहाँ पे केवीएल नियम लगाते हो, ध्यान देना, यहाँ पे केवीएल नियम लगाते हो तो क्या कर सकते हो, धारा की दिशा में चलोगे बी से, तो यहाँ पे धारा कितनी है, I1 माइनस I3। ये धारा किस वाले प्रतिरोध को पार करेगी, R। अब चूंकि धारा के दिशा में है इसलिए प्लस या माइनस लेंगे, प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। आगे बढ़ेंगे, कहां पहुंच जाएंगे, सी पर। अब सी से हमें आना है किधर, ठीक है, धारा अब इधर जा रही है और तुम उधर से आ रहे हो, तो क्या लगाओगे, माइनस। धारा का मान कितना, I2 प्लस I3 किस प्रतिरोध को पार करेगी, S, तो यहां लिखेंगे S। अब आप पहुंच गए कहां पे, D पर। अब D से आपको कहां जाना है,
बी पर। अब धारा उधर से कौन आ रही है, I3, और तुम जा कहां रहे हो, इसके विपरीत, तो यहाँ पे माइनस होगा और ये हो जाएगा I3, और किसको पार करेंगे, बराबर क्या लिखोगे। अरे समझ में आ रहा है भैया, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के साथ हम काम करेंगे, क्या करेंगे, यहां से जब इसको हल करेंगे, जहां करके हम लिख सकते हैं, जहां करके लिख सकते हैं कि I3 का मान क्या होगा 0, यानी कि जहां जहां I3 है, जहां जहां I3 है वहां वहां क्या लिख सकते हो। चलो लिख के देखते हैं क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा I1 माइनस 0 गुना में कितना R माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा I2 प्लस 0 इंटू में क्या हो जाएगा S, और ये हो जाएगा पूरा 0, I3 का मान 0 गुना अल्फा पूरा 0, अब बराबर क्या 0, दिख रहा है, दिख रहे हो, आगे बढ़ो, यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा I1 इंटू R माइनस I2 S, यहां पे क्या हो जाएगा I2 इंटू S बराबर कितना 0, एक को आप उधर भेज दो, तो I1 इंटू R बराबर हो जाएगा I2 इंटू S, ये माइनस में था, इधर आया तो प्लस में हो गया, किस में हो गया, प्लस में। अब देखो मुझे निकालना है I2 बटा कितना I1, I2 बटा कितना, I2 को यहीं रहने दो, तो वहीं रहने दिए, I2 को हम यहीं रहने दिए, बटा I1 को उस पर भेजो, I1 बराबर क्या होगा R बटे S। अब देखो ये समीकरण क्या बन गया, तो ये समीकरण क्या बन गया, यहां से आपको कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है बच्चा, कि समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर हम पाते हैं इसका LHS और इसका LHS बराबर है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से अगर हम ऐसा लिखे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से अगर हम ऐसा लिखे, तो I2 बटा I1 यहां भी और I2 बटा I1 यहां भी, LHS इसका और इसका LHS बराबर है, तो इसका RHS इसके RHS के बराबर हो सकता है क्या, यानी कि हम लिख सकते हैं P बटा Q बराबर R बटे S, और ये हो जाएगा आपका व्हीटस्टोन सेतु का फॉर्मूला, क्या होगा फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा व्हीटस्टोन सेतु का फॉर्मूला। अब इसके हम लोग कंस्ट्रक्शन को भी देख लेंगे और इसके बनावट को भी क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं, कोई दिक्कत, तो उम्मीद करता हूं कि थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आया होगा। अगर मैं इसके लैंग्वेज की बात करूं, किसकी बात करूं, लैंग्वेज की बात करूं, तो हम कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S होते हैं, जिसमें 3 प्रतिरोध ज्ञात होते हैं और ज्ञात प्रतिरोध होते हैं 3, और एक अज्ञात प्रतिरोध का हमें क्या करना होता है, मापन करना होता है। अगर मैं बनावट की बात करूं, तो बनावट में हम लिख सकते हैं कि एक सेतु के रूप में 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S का बना होता है। यह जो है यहां पे आप यह कर लीजिएगा, यह एक सेतु के रूप में 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S का बना होता है, जो ई विद्युत वाहक बल के किसी स्रोत A तथा C बिंदुओं के मध्य संयोजित होता है। जैसे देख सकते हो आप, ये ई विद्युत वाहक बल का बैटरी है और ये A तथा C के मध्य क्या है, संयोजित है या नहीं है। आगे बढ़े तो हम लिख सकते हैं संयोजित किया जाता है। बिंदु B तथा D के मध्य धारामापी गैल्वेनोमीटर अभी दिखाया था, तथा एक अल्फा प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। कैसा प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, एक अल्फा प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। अगर मैं सिद्धांत की बात करूं, इसके किसकी बात करूं, सिद्धांत के, तो हम कह सकते हैं कि जब कुंजी को चालू किया जाता है, स्विच को ऑन किए थे तो कुंजी को चालू किया जाता है तो धारा परिपथ में बहने लगती है और चारों प्रतिरोध P, Q, R तथा S के कारण परिपथ संतुलित हो जाता है। क्या हो जाता है, संतुलित। संतुलित माने बराबर हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं बराबर का मतलब ये कि यहां का जो विभव होता है, यहां का जो विभव होता है, कहां पे आ जाओ इधर, बिंदु B और D का जो विभव होता है वो क्या हो जाता है, समान हो जाता है। बिंदु B और D का विभव क्या होता है, समान हो जाता है, जिसके कारण ये परिपथ, ये ब्रिज संतुलित अवस्था में आ जाता है। किस अवस्था में,
संतुलित अवस्था में, इसलिए हमने वहां पे कहा कि कहां गया, परिपथ संतुलित अवस्था में आ जाती है, जिस कारण बिंदु बी तथा डी पर विभव समान हो जाता है। बिंदु बी तथा डी पर विभव क्या होता है, और जब विभव समान होता है तो धारा का प्रवाह नहीं होता। अभी तुरंत बताया था हमने कि विभव का मान जब समान होता है धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिस कारण तार में धारा नहीं जा पाती और गैल्वेनोमीटर का विक्षेप क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। बस आपको इतनी सी लिखनी है बात, और इस थ्योरी को आपको क्या करना है, थोड़ा सा याद। बात समझ में आई? जब इस थ्योरी को आप याद कर लोगे तो आपका ये काम आराम से हो सकता है, और अब इससे आप 5 नंबर एग्जाम में आराम से उठा सकते हो। कितना नंबर में? 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एग्जाम में आया तो ठीक है, नहीं तो प्रैक्टिकल एग्जाम में फिक्स होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होता है, फिक्स होता है। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। कोई दिक्कत? धन्यवाद।